वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुल्क भर के अंदर कोरोना की सूरत हाल जो दिन ब दिन तशवीशनाक होती चली जा रही है। ये जो सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है, ये खास तौर पे उन दिनों से शुरू हुई है जब से लॉकडाउन के अंदर नरमी आई है। सिर्फ अगर जो नंबर्स ही हम देखें तो उनसे भी जितनी संगीनी है सूरत हाल की वो नजर आती है। अब तक जो कोरोना के केसेस है मुल्क भर में वो 65,000 के करीब पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55 के करीब हलाकतें हुई हैं और ये एक दिन के अंदर जो हलाकतें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर उनका सबसे बड़ा नंबर सामने आया है। इसी तनाजुर के अंदर काफी अरसे से ये नजर आ रहा है कि खास तौर पे जो सूबाई हुकूमतें हैं बलूचिस्तान की और सिंध की, वो आवाज उठा रही हैं और जैसे खतरे की जो घंटी है वो बज रही है और बार बार वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। बलूचिस्तान की अगर हम अब सिर्फ बात करें तो जो वहाँ का महकमा सेहत है उसने सूबाई हुकूमत को ये तजवीज दी है कि फौरन 15 दिन का कर्फ्यू या एक सख्त लॉकडाउन जो है वो बलूचिस्तान में लगा दिया जाए। हुक्काम का ये ख्याल है कि अगर ऐसा ना किया गया तो जुलाई की मिड तक सूरत हाल बहुत संगीन हो जाएगी। जो केसेस हैं वो लाखों के अंदर पहुंच जाएंगे और सूबे का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इसका बोझ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बलूचिस्तान की हुकूमत ने इससे पहले भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे के ऊपर वफाकी हुकूमत का फैसला था उससे भी मुखालिफत की थी। और अब ये भी इतलात आ रही हैं कि सूबे के अंदर बहुत जो हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं उनको भी कोरोना का मर्ज हो रहा है। जो चीफ जस्टिस है बलूचिस्तान के, उनको भी पता चला है कि मुस्बत के आया है उनका जो टेस्ट कोरोना का था। और जो बुलान मेडिकल हॉस्पिटल है उनके एक सीनियर डॉक्टर जुबैर का इंतकाल हुआ है इसी मर्ज की वजह से। इसके साथ साथ अगर हम सिंध की बात करें तो खास तौर पे कराची के अंदर भी सूरत हाल जो है वो संजीदा नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची के जो 10 बड़े अस्पताल हैं उनके अंदर जितने भी कोरोना वार्ड्स थे उनके अंदर अब मरीजों को एडमिट करने की गुंजाइश बाकी नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि आईसीयूज के ऊपर भी जो बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस सारे सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अब्रो साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद शम्बील अशरफ साहब जो इंडस हॉस्पिटल कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज हैं। तो सर आप बताइए कि इस वक्त कराची के अंदर ऐसी कैसी सूरत हाल है और ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अस्पतालों के ऊपर बोझ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और कई वार्ड्स जो है वो भर चुके हैं। how does this indicate the overall situation in कराची और क्या इतनी ही संजीदा है जितनी हमें मीडिया रिपोर्ट से लग रही है? जी अगर आपको हमारी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है, आप फरमाएं। जी तो असल में कराची में भी सूरत हाल रोज़ बरोज़ जो है वो डेफिनेटली जो है वो मुश्किल होती जा रही है क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ईद के बाद ख़ास करके ये जो हमारे पास जो इन्फ्लक्स हुआ है पिछले 5 दिनों में, ये पिछले दिनों के मुकाबले में ज़्यादा है। अब मुश्किल सूरत हाल ये है कि 2 जगह पर कोविड के पेशेंट को देखा जाता है। एक जो होती है इमरजेंसी होती है जहां वो पहली दफ़ा आते हैं और फिर वहां उनको असेस किया जाता है और उनको ट्रायजिंग की जाती है कि उनको दाखिले की ज़रूरत है या नहीं, और है तो उनको क्या वेंट चाहिए या एचडीयू चाहिए। दूसरी जगह ये जो वो आपका कोविड यूनिट होता है जिसके अंदर बेड्स होते हैं और इन बेड्स में कुछ जो होते हैं वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट बेड्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो वेंटिलेटर बेड्स होते हैं। होता ये है कि जो जब एक दफ़ा वार्ड फुल हो जाता है, यानी आपके नंबर्स जो हैं वो अगर आपके फॉर एग्जांपल 25 बेड का वार्ड है और उस 25 बेड के वार्ड में पेशेंट दाखिल हो जाते हैं तो उससे बाद अगले 2-3 दिन वहाँ से डिस्चार्जेस की तादाद जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। और जब एक आदमी वेंट पे चला जाता है तो वो मुख्तलिफ जो है ना टाइम लेता है, कभी हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन और इससे भी ज़्यादा। तो एक दिन में जो यूनिट्स होते हैं उनके पास दाखिले की गुंजाइश 3 या 4 से ज़्यादा की नहीं होती, जबकि इस वक्त यार में रश जो है वो 12-15 लोगों का मौजूद रहता है हर वक्त।
तो ये आहिस्ता शुरू में जब ये चंद अस्पताल थे और पेशेंट कम थे तो ये मैनेज हो जा रहा था। फिर जैसे नंबर्स बढ़े वैसे यूनिट्स भी बढ़ाए गए, फिर ये मैनेज होने लगा था। लेकिन फिर अब ये हालत है कि ये मैनेज मुश्किल से हो रहा है, और जो है वो सिंध गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की रेगुलर कोशिश कर रही है। अब प्राइवेट अस्पताल शुरू में इसमें शामिल नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात थी लोगों को। अब प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के यूनिट बन गए हैं, बनना शुरू हो गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है। ब्रेक को जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो सब बलूचिस्तान और कराची के अंदर सूरत हाल है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर अबड़ो से कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। डॉक्टर अबड़ो, हमें ये बताइएगा कि ऐसे कौन से नंबर्स थे या कौन सी ऐसे वाकयात थे जिनको देख के सेहत का जो महकमा था उसको ये लगा कि 15 दिन का कर्फ्यू या इतना सख्त लॉकडाउन जो है वो बलूचिस्तान के अंदर लगना चाहिए। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मैडम। अच्छा, अर्ज ये है कि आपने देखा कि लॉकडाउन जो किया गया, लॉकडाउन का मकसद ही यही था कि इसके स्प्रेड को रोकना था, जो ये हमारे पास वबा एक आई हुई आफत की सूरत में। लेकिन आप लोगों ने देखा कि इसको ईद से पहले तो रिलैक्स किया गया। रिलैक्स क्या किया गया कि इसको खत्म ही किया गया, और उसका नतीजा ये निकला कि आपने देखा है कि कोयटा में, स्पेशली बलूचिस्तान में, अमूमी और अजला में, क्योंकि वहां इतनी टेस्ट कैपेसिटी नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के कोयटा में, दारुल हुकूमत में तो हम कर रहे हैं। इतनी लोकल ट्रांसमिशन है इसकी कि 35 से 40% लोग डेली इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अभी हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ आपने देखा है कि मेरे फ्रंट लाइन फाइटर जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सेज हैं, वो डेली इन्फेक्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा कल आपने देखा होगा और सुना होगा कि हमारे ट्रामा सेंटर के सीनियर ऑफिसर हैं, हमारे डॉक्टर जुबैर साहब थे, वो शहीद हो गए। डॉक्टर नईम आगा साहब पहले शहीद हो गए 3 दिन पहले। 250 के करीब मेडिकल पर्सनल इस वक्त क्वारंटाइन हो चुके हैं, कुछ क्रिटिकली इल है। अब लोकल ट्रांसमिशन की वजह से आपने ईद पे देखा इस जमघटे रश इतनी थी कि जिसकी वजह से आप जना रोड को, एक जो कोयटा का मेन बाजार है, 2-2 घंटे आप क्रॉस नहीं कर सकते थे एक फरलांग को। अब हमारे पास इतनी जगहें भी नहीं इसमें हॉस्पिटल्स में कि हम अब ये अगर इस अकदाम की तरफ नहीं जाएंगे कंप्लीट लॉकडाउन, तो ये सूरत-हाल रहेगी, हो जाएगी कि ये शिद्दत इख्तियार करेगा। आने वाले दिनों में हॉस्पिटल में जगहें नहीं रहेंगी, डॉक्टर इन्फेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि 1% भी पर एसओपी पे कोई अमल दरामद नहीं किया गया। लॉकडाउन खत्म करने का इनका मकसद रिलैक्स का ये था कि एसओपी पे अमल दरामद हो, वो 1% भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब उसकी इसलिए कल हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी थे, एमएसएस हजरात भी थे। ये सब ने मिलकर फैसला किया कि हमारे दो वजूहात थी जिनकी बिना पे हमने ये मीटिंग कॉल की थी। एक तो ये कि अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं कि ओपीडीज बंद हैं, इमरजेंसी सर्विस तो हो रही है, तो हमने एक स्मार्ट ओपीडी का कि ओपीडीज हमारी इलेक्टिव सर्जरीज ये बंद रहेंगी, ताकि हम एक 2-3 हफ्ते इंतजार करेंगे और इसको देखेंगे इसका ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है। इसके बाद हम फैसला करेंगे कि फिर ओपीडीज को ओपन किया जाए। इस वक्त हम स्मार्ट ओपीडीज की सूरत में परफॉर्म करेंगे। डॉक्टर्स हमारे सुबह 7 हमारा वैसे काम कर रहा है, तो उसमें हम डेली एक कंसल्टेंट ऑन कॉल कर देंगे और पोस्ट ग्रेजुएट हम डॉक्टर्स बिठा देंगे ताकि आवाम को बेहतर से बेहतर फर्स्ट एड मुहैया हो सके। तो इस वजह से हम लोगों ने कल एक फैसला किया कि कंप्लीट लॉकडाउन ही इसका हल है, क्योंकि ओरिजिन इसका जो है वही आवाम एक जो जत्थों की सूरत में मेले ठेले लगाए हुए हैं, रोड पे वही रश है। एक में अगर आप 1000 लोग देखेंगे तो 5 आदमियों ने मास्क नहीं पहने हुए। तो इन तमाम वजूहात को मद्देनजर रख के हम लोगों ने इस्तदा की गवर्नमेंट से, बाकी तो फैसला चीफ एग्जीक्यूटिव ही कर सकता है, हम एक टेक्निकल एडवाइस ही दे सकते हैं।
डॉक्टर अबड़ो, तो सूबाई हुकूमत का रद्द अमल क्या था? आप लोगों ने एडवाइस तो दी है, तजवीज तो दी है, पर उनकी तरफ से क्या रद्द अमल सामने आया है? उन्होंने कोई आपसे डिस्कशन की है, कोई जवाब दिया है इस इशू के ऊपर? आज सीएम साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी, उस मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे सेक्रेटरी हेल्थ ने पार्टिसिपेट किया। तो कल ऐलानात मुतवक्के है कि जाम साहब क्या ऐलान करते हैं, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं सूबे के, क्योंकि वो कंप्लीटली इस पे फोकस्ड हैं। ऑनलाइन है क्योंकि हमारे हेल्थ का पोर्टफोलियो भी उनके पास है, तो वो हमारे साथ ऑनलाइन रहते हैं। तमाम हमने उनको गुजारिशात कर दी हैं। अब फैसला करना उनके हाथ है। अपने तौर पे तो बहुत कोशिश की है, स्पेशली एनडीए में, पाक आर्मी ने, या हमारे जाम साहब जो वजीर फोकस, और उनकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर मसला पैदा हुआ है। में हम जिक्र करेंगे कि और संगीन मसले का। हमारी ज्यादातर तवज्जो जो है इस वक्त तक कोरोना वायरस और उसके जो असरात हैं पाकिस्तान पे उस पे रही है, मगर अब एक और मसला जो है लगता है इतना ही संजीदा होने वाला है जितना कि कोविड-19 था है हमारे लिए। और ये मसला है जो डेजर्ट लोकस्ट है, यानी कि टिड्डी दल का। उनका जो हमला है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उसकी खबरें जो है कुछ अरसे से आ रही हैं सामने, और जो नंबर्स हैं वो भी काफी परेशान कुन हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि चारों सूबों के जो 60 इजला हैं उसके अंदर टिड्डी दल का जो हमला है वो हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसका कहना है कि सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर जो टिड्डी दल है इसकी 60% आबादी मौजूद है, जबकि जनूबी सिंध के अंदर 25% और जनूबी पंजाब के अंदर 15% है। और कहा जा रहा है कि इस वक्त इस इंसेक्ट के हमले से पाकिस्तान को 37 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है। जो मुतल्लिका हुक्काम हैं और एनडीएमए है, उनका ये दावा है कि जो अगला हमला होगा जुलाई के अंदर, उसके लिए अथॉरिटीज बिल्कुल तैयार है, चाहे वो स्प्रे करना हो या बाकी इक़दाम हैं, वो इन सब की प्रेपरेशन भी कर चुकी है और उसके लिए पूरे तैयार भी हैं। मगर फिर भी बहुत तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि इस मसले को संजीदगी से देखा नहीं गया, और इसी की वजह से आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का एक मसला जो है वो पैदा हो जाएगा। इस सारे इशू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नवाज शाह साहब, जो कि एक काश्तकार हैं और सिंध आबादगार बोर्ड के मेंबर भी हैं। वेलकम टू द शो सर। महमूद साहब, सबसे पहले तो हमें जरा समझाइएगा ये सारा मसला जो है ये कब से शुरू हुआ, कितने अरसे से ये हमारे लिए मसला यहाँ रहा है, और इस दफे इतना संगीन क्यों कहा जा रहा है कि हो जाएगा? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें सबसे पहली बात यह है कि लास्ट मई 2019 में ये सिंध के अंदर सबसे पहले नज़र आए थे। दैट मीन्स कि बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में उससे पहले साइटिंग हुई होगी उसकी, और उसके बाद आप देखें कि तकरीबन 12 महीने हो गए हैं, और दिस लोकस्ट की जो तादाद है, उनका जो क्वांटम ऑफ स्वार्म्स है, उनका जो अटैक और जो अटैक के नुकसानात हैं, उनके मुतवातिर इंक्रीज हो रहा है। लास्ट टाइम जब हुए थे तो हम कह रहे थे कि ये माइग्रेटरी हैं और ये ईरान और अफ्रीका से आए हैं, बट जो एग्जिस्टिंग स्वार्म्स हैं वो ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो एग लेइंग हुई है ये उसमें से मल्टीप्लाई हुए हैं। दूसरी बात जो FAO कह रही है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका और यमन के रास्ते देयर आर ह्यूज स्वार्म्स व्हिच आर कमिंग इनटू पाकिस्तान, जो कि अगले महीनों में आएंगे। तीसरी बात इसमें यह है कि जब मानसून का सीजन आएगा, which is about a couple of months away, depends when it rains, तो जो बलूचिस्तान और जो सिंध का जो सहरा का और पंजाब का जो सहरा का इलाका है, वहाँ पे अगर एग लेइंग करेंगे तो इसकी इंक्रीज का जो एस्टिमेशन है दैट गोज बियॉन्ड वंस इमेजिनेशन। जैसे आपने कहा कि इसका जो इम्पैक्ट है इट्स गोना बी मच मोर बियॉन्ड कोरोना वायरस, एक बात। दूसरी बात, which Pakistan has not experienced in its last 50 years history. We have never imported paddy rice, कभी भी हमने import नहीं किए। हम कभी भी गंदम में थोड़ा बहुत हमने बीच में import की थी, but we are pretty much, as long as availability is concerned, तो हमें problem नहीं रहा।
لیکن جس طرح کی estimation کا سن رہے ہیں تو 500 billion rupees, 25% of our production can get affected. These are again FAO figures, جو کہ cause a huge food security issues. کیونکہ اگر آپ گندم کو ہی دیکھ لیں اس وقت اس سال ہم نے 25 million tons پروڈیوس تو کی ہے which is about our consumption. اور اگر اس سے کتنی بھی کم ہوتی ہے تو that will create lot of availability and food security issues going forward. سر تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا مسئلہ جو ہے پچھلے 1-2 سالوں کے اندر ہی اتنا سنجیدہ ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے تو ہم کبھی اتنا شور نہیں سنتے تھے یا اتنا خطرہ نہیں ہمیں ہوتا تھا کہ اگر کہ جی لوکس کے سوارمز آ رہے ہیں، کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے. یہ کوئی کلائمیٹ چینج ہے کیا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے سر؟ سب سے پہلی بات جو کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے، دوسری جن علاقوں میں یہ پل بڑھ رہے ہیں، یمن، افریقہ کا علاقہ، کیونکہ وہ انسٹیبل ہیں اور ان اٹینٹیو رہے ہیں تو ادھر سوارمز میں ایک دم انکریز آئی ہے سنس لاسٹ ایئر اینڈ therefore there is certain huge increase. ہم یہ کہہ رہے ہیں as long as that is an international scenario. پاکستان کے کانٹیکس میں for last 9 to 10 months ہم یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہوں گے کہ اتنے 1000 ایکڑ پہ ہم نے اسپرے کر دیا ہیکٹیئرز کے اوپر اور اتنی زیادہ ہم نے پیسٹیسائڈ اسپرے کر دیے. If that was the case تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر پچھلے سال ہمارے پاس جتنے سوارمز تھے تو ہمارے پاس اس سال سوارم کا اٹیک کم ہونا چاہیے تھا. Then it would have been negligible perhaps impact. لیکن کیونکہ اس میں مینی فولڈ جو انکریز آ گیا ہے تو سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے obviously کہ جو ہمارے لاسٹ ایئر کے میجرز ہیں وہ have been futile اور ان کا کوئی امپیکٹ نہیں رہا. تو اس لیے یہ ایک سینیریو بڑھتا جا رہا ہے. اور جس طرح کا یہ پیسٹ ہے تو یہ 3 months کے اندر آفٹر ایگ لیئنگ ایسی میچورٹی اسٹیج پہ آ جاتا ہے جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں. اٹ کین انکریز ٹو 20 folds and then it can increase to 400 times in another 6 months and 8,000 times in 9 months. Now these are international scientific reports which are coming up. Therefore ان کے جو نقصانات کو 6 to 8 months میں پریڈکٹ کیا جا رہا ہے that can actually go beyond 500 billion rupees. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کے اندر جو یہ پلین کریش ہوا اور اس کے بعد جو جن کی اموات ہوئی ان کے رشتہ داروں کو وہاں کتنے مسائل درپیش ہوئے DNA ٹیسٹ کے حوالے سے اور میتیں کلیکٹ کرنے کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو ایک ہفتہ قبل پلین کریش ہوا کراچی کے اندر. PIA کی جو ایک فلائٹ تھی وہ اس کا کریش ہوا اور تقریباً 99 جو افراد تھے ان کی ہلاکت ہوئی. اس کے بعد جو میتیں تھیں وہ ان کی شناخت کا عمل شروع ہوا اور اس کے لیے DNA کا استعمال کیا جا رہا تھا، جن کے بعد وہ ہینڈ اوور کی اپنے لواحقین کو. مگر مسلسل یہ جو پروسیس تھا اس کے دوران یہ شکایت سامنے آتی رہی کہ جو لواحقین ہیں ان کی طرف سے کہ ڈیلے ہو رہا ہے ہینڈ اوور کرنے کے اندر، یا اس کے شناخت کا جو عمل ہے اس کے اندر وقت بہت زیادہ لگ رہا ہے یا ہو نہیں رہا. اور اس طرح کے کافی مسائل سامنے نظر آئے اور خاص طور پہ میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوئے. اصل میں ایشو کہاں ہے؟ اتنا ڈیلے کیوں ہوتا ہے؟ ہر دفعہ ہمیں اس طرح کی شکایت کیوں سننے کو ملتی ہے ایک ایسے وقت پہ جب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو افراد ہیں جن کے ساتھ اتنی بڑی یہ ٹریجڈی پیش آئی ہے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو جاوید اکرم صاحب، یہ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے. ویلکم ٹو دا شو سر. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی ایک DNA آئیڈینٹیفیکیشن یونٹ جو یونیورسٹی کا ہے وہ کراچی کے اندر موجود ہے. سر ہمیں بتائیں کہ یہ جو پروسیس ہے یہ کتنا پیچیدہ ہے کہ ہمیں ہر دفعہ اس طرح کی شکایات جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں اور لگتا ہے کہ جیسے مدد کافی کی نہیں جا رہی لواحقین کی جو ویسے بھی بہت obviously افسردہ اور پریشان ہیں.
دیکھیں عارفہ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیں یہ بہت انفارچونیٹ چیز ہے. دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے آفتیں آتی ہیں، چاہے مین میڈ ہوں اللہ میڈ ہوں. تو انفارچونیٹلی یہ تیسرا ایئر پلین کریش ہے، اسٹارٹنگ فرام ایئر بلو اینڈ دین جو حویلیہ میں ہوا ATR کا، اور اب یہ جو یہی ٹیم اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اسسٹ کرا رہی ہے. اور ہمیں کانٹیکٹ کیا گیا تھا NDMA کے ذریعے، اور ہماری یونیورسٹی از دی اونلی یونیورسٹی ان پاکستان جو کہ فورینزک آڈنٹالوجی پہ کام کرتی ہے. اور ریسنٹلی ہم نے جسٹ بیفور دی کووڈ ایک کانفرنس بھی کی تھی انٹرنیشنل، جس پہ عارف الوی صاحب جو خود ایک بہت مایہ ناز ڈینٹسٹ بھی ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ آئے تھے، اور ہم نے ادھر ایک انوگریٹ بھی کی تھی ڈینٹل رجسٹری. تو جو ڈیولپڈ کنٹریز اور بہت ساری ڈیولپنگ کنٹریز لائک سری لنکا، وہاں پہ یہ جب بھی کوئی ڈینٹسٹ کوئی پروسیجر کرتا ہے، آپ کا دانت نکالتا ہے، امپلانٹ کرتا ہے، آپ کی فلنگز کرتا ہے، یا کوئی بھی ایسی وہ ریپیئر کرتا ہے، کسی کراؤن برج جو بھی کرتا ہے، وہ اپلوڈ کرتا ہے آپ کا ڈیٹا. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایسے کرائسس میں، کیونکہ ہمارے پاس اگر وہ ڈیٹا ہوگا تو آپ میچ کر لیتے ہیں. اگزامپل آپ کے پاس جنید جمشید مرحوم کی شہید کی ہے، جو ATR میں ہوئے تھے. اس وقت میں PIMS کا چیف ایگزیکٹو تھا اور وائس چانسلر تھا وہاں. تو جب باڈیز آئیں تو وہ اوبویسلی وہ بھی برنٹ تھیں، اور برنٹ جب باڈیز ہو جاتی ہیں تو DNA اتنا فائل نہیں رہتا اور اتنا ایزی بھی نہیں ہوتا. اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ، کیونکہ آپ کو بون سے DNA لینا پڑتا ہے جو اتنا زیادہ ریلائبل نہیں ہوتا. سافٹ ٹیشو DNA اویلیبل نہیں ہوتا کیونکہ وہ برنٹ ہے، چارڈ ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں جو ہمارے پاس اگر ہسٹری ہو، تو جیسے جنید جمشید کا کیونکہ بہت ایک ایمرجنسی تھی، انہوں نے جنازہ ڈکلیئر کر دیا تھا کراچی میں، اینڈ وی ور انڈر اسٹریس کہ جی ہم کیسے اس کی آئیڈینٹیفائی کریں. تو پھر ہم نے کانٹیکٹ کیا اس کے جو ڈینٹسٹ تھا امریکہ میں، ان کو کانٹیکٹ کیا، ان سے ایکس ریز منگوائے، اس کے ڈینٹل ریکارڈز منگوائے ساری، اور اس کو میچ کر کے ہمیں بہت جلدی مل گئی. ابھی بھی اس وقت 6 کے قریب باڈیز ہم آئیڈینٹیفائی کر بیٹھے ہیں وہاں پہ اسی ٹیکنیک کی وجہ سے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہو، ہمیں پتہ ہو، اور صرف دانتوں کا ہی نہیں، اگر دانتوں کا نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ فوٹوگراف ہو کسی کی بھی. سیمپل نہ ہوا نا، وہ تو آپ ڈینٹل ریکارڈز میچ کر رہے ہیں. DNA میچ کرنے کی ہماری جو کیپیسٹی ہے، ادھر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھیں DNA ہماری یونیورسٹی کرتی ہے، ہم فورینزک اور DNA میں بہت ہماری ایکسپرٹیز ہیں، لیکن ہمیں اسپیسیفکلی ہمیں وہ ٹاسک دیا نہیں گیا. دیکھیں اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں کراچی میں جو کچھ ہوا، اور میں نے انفارچونیٹلی ایز یو ویری رائٹلی سیڈ ان دی انٹرو کہ دس از پروبیبلی دی لائف ٹائم کا ان کا ورسٹ اسٹریسفل ٹائم ہے، ان کے ریلیٹیوز کا، فادر کا، ہسبینڈ کا، اٹس ان امیجنیبل دی اسٹریس. اب آن ٹاپ آف دیٹ ان کے لیے یہ اسٹریس کہ وہ ڈور ٹو ڈور بھاگ رہے ہیں، کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. ون ونڈو آپریشن ہونی چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. اگر ہم فورینزک DNA کے فورینزک آڈنٹالوجی کے لیے کر رہے ہیں تو جس کو بھی DNA کا کام دیا ہے پھر اس کو DNA کا دیں. اس طرح ایک سینٹرل کوآرڈینیٹنگ میکنزم ہونا چاہیے تاکہ ریلیٹیوز کو بالکل سکون سے ان VVIP پروٹوکول کے ساتھ ان کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے انفارمیشن کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جائز حق ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ سب سے بہترین ہوگا، کیونکہ یہ PIA کے پیسنجر تھے. تو PIA کو یہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ان کو ون ونڈو آپریشن دے، ایک اتھارٹی ان سے بات کرے. ہم اسسٹ کر رہے ہیں PIA کو، اسی طرح باقی DNA والے بھی کر رہے ہیں سائنسدان. تو ہم اپنی پوری ایفرٹ لگائیں دن رات کہ ان کو ان کے لیے اسپیڈی اور پریسائز. جی ڈاکٹر صاحب، تو پھر مسائل جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ DNA کی ٹیسٹنگ میں کوئی مسئلہ ہے، مسائل صرف ہماری آرگنائزیشنل کیپیسٹی ہے. Absolutely. I think there is a lack of coordination on part of different stakeholders جو کہ body identification میں role play کر رہے ہیں. And there must be a central body to coordinate all that, and then talk one person only talking to the relatives who are under already lot of stress. تو ان کو fragmented نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی.